हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में जो लॉर्ड डलहौजी है उसके पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के रिफॉर्म्स की, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए थे एजुकेशन के अंडर में। वुड्स डिस्पैच के अंदर देखिए, वुड्स डिस्पैच के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, वुड्स डिस्पैच जो है वो एक मेजर एजुकेशन रिपोर्ट थी जो प्रिपेयर की गई थी सर चार्ल्स वुड हैं उनके द्वारा 1854 में। और सर चार्ल्स वुड जो हैं वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर नए चेंजेस लाने के, नए पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सर चार्ल्स को जो है वो इंडियाज़ एजुकेशन पॉलिसी मेकर भी कहते हैं, तो उन्हें अपॉइंट किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी ने कई सारे इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए थे। तो क्या है ये वुड्स डिस्पैच और इसे क्यों इशू किया गया था? देखिए, ब्रिटिशर्स क्योंकि हमारे इंडिया में आ चुके थे, तो उन्होंने हर चीज़ पर अपना कंट्रोल बहुत इजीली कैप्चर कर लिया था, लेकिन एजुकेशन में वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह रहे थे। तो उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझा और उसके अंदर कई सारे चेंजेस लाए। देखिए, वो चेंजेस अपने लिए लाना चाहते थे कि उनके ऑफिसेज में काम करने के लिए, जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है कि क्लर्क्स और ऑफिसर्स मिल जाए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी इंडियंस जो हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाए, इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि वो ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में रहकर काम कर सके। यानी इंडियन एजुकेशन है, लेकिन उसको ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए अपने तरीके में कन्वर्ट कर कर अपने ही काम के लिए यूज़ कर सके, इस तरह की एजुकेशन को वो प्रमोट कर रहे थे। दूसरा, वेस्टर्न आइडियाज़ और इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। जैसे हम पहले संस्कृत पढ़ते थे, हम पर्शियन पढ़ रहे थे, हम हिंदी पढ़ रहे थे, हम वेदास से पढ़ रहे थे, हमारे पुराने शास्त्रों से पढ़ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस का, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो चाहेंगे ना कि हमारी लैंग्वेज में ही हमें जो है काम करने वाले मिले, हमारी लैंग्वेज को सीखने वाले मिले, ताकि हम उनका यूज़ कर सकें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, हमारे ऑफिस के लिए। तीसरा, मिशनरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, इसको क्यों रेकमेंड किया गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर जो भी फंड्स वगैरह हैं, जो भी किसी भी तरह से मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो भी हैं, उनको एजुकेशन करके वो प्रोवाइड करा सके। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड मैनेज एंड फंड एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिशर्स के पास बहुत पैसा हो चुका था, लेकिन अब वो पैसा जो है वो अपने फ़ायदे के लिए इंडियन पीपल्स के थ्रू यूज़ करवा रही थी। यानी लेबर्स तो हम अब भी हैं, हम अभी भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हैं और हम उन्हीं के लिए ही काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, पहले हम हमारी लैंग्वेज में, हमारे मदर टोन में, मदर टंग में हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन अब क्या है, ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उस चीज़ को हटाकर अपनी बोली हमें दे रहे थे। तो एजुकेशन जो है वो हर लेवल पर दी जानी चाहिए, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स हो, हाई स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज़ हो। तो एक यूनिवर्सिटी जो है जो सजेस्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो थी कलकत्ता के अंदर, बॉम्बे के अंदर और मद्रास के अंदर। देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 ही चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देखिए धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, हम कन्वर्ट हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के काम के अकॉर्डिंग। हमारी रिलीजन वगैरह में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन हम उनके हिसाब से उनकी बोली बोलना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखिए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंग्लिश किया। वो चाहते तो हमारी मदर लैंग्वेज में, हमारी मदर टंग में काम करने के लिए कहते, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहे हो, हमारे जो बोली है उस पर भी अपना कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश
को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। इंडियन लैंग्वेजेस जो है वो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, यानी जो छोटे बच्चों की है जो प्राइमरी एजुकेशन से सिर्फ वहीं तक ही जो है इंडियन लैंग्वेजेस होगी, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की हो या जैसे अगर हम हिंदी की बात करें या जैसे राजस्थान गुजरात है तो गुजराती बोलेंगे, महाराष्ट्र वाले तो मराठी बोलेंगे, तो प्राइमरी एजुकेशन तक वो ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशंस के लिए इंग्लिश को वहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया था। फिर देखिए टीचर ट्रेनिंग को भी यहाँ इम्पोर्टेंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हमें पढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर वेल ट्रेंड टीचर्स होते थे, उन्हें भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो बच्चों को आगे पढ़ा सके। फाइनेंशियल हेल्प करी जाती थी प्राइवेट और मिशनरी स्कूल्स के लिए। गर्ल्स एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। देखिए आपने लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे देखा होगा, उसने सती प्रथा और ये रीमैरिज वाला सिस्टम जो है उससे बहुत ज़्यादा उसके अंदर उसने चेंजेस लाया था। तो कहीं ना कहीं वो गर्ल्स एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना चाहता था, तो उन्होंने सेपरेट स्कूल्स फॉर वुमेन की थी। क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी गर्ल्स एजुकेशन को लेके, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि गर्ल्स एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी और इसी के साथ उन्होंने सेपरेट स्कूल्स फॉर वुमेन बनाए, उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आकर एजुकेशन ले सकें। डलहौजी ने जो है वो स्कूल इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए, एजुकेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए। तो आप देख पा रहे हो कि लॉर्ड डलहौजी ने हर चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से एनालाइज किया है, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। हालांकि फ़ायदा इसमें ब्रिटिशर्स का ही हो रहा है, लेकिन वो एक इंडियन सोसाइटी को नए पर्सपेक्टिव की तरफ लेकर जा रहा है। अब यहाँ पर जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का भी डेवलपमेंट हुआ। तो उन्होंने क्या सिस्टम किया कि जॉब्स जो हैं पहले तो ऐसे ही मिल जाती थी, है ना। हमारे पुराने टाइम में क्या होता था कि जो कर्म से हमारे कास्ट सिस्टम था, कास्ट वाला जो सिस्टम है वो आज जैसा नहीं है। पहले क्या होता था, अगर कोई क्षत्रिय बनना चाहता है तो क्षत्रिय बन सकता है, कोई ब्राह्मण बनना चाहता है तो ब्राह्मण बन सकता है। तो उनका जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी वो डिफरेंट होती थी, उनसे कंपैरिजन नहीं होता था। ब्राह्मण अपना रोल कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना रोल कर रहे हैं, शूद्र अपना रोल कर रहे हैं, वैश्य अपना रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक कास्ट सिस्टम जो है वो वर्क बेस्ड था, रिलीजन बेस्ड नहीं था। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने इंडियन सिविल सर्विसेज का भी यहाँ पर जो है स्टार्ट किया। तो उनका कहना था कि जिसकी अच्छी मेरिट होगी, जो मेरिट में आएगा जॉब उसे ही मिलेगी, कोई पर्सनल चॉइस से नहीं मिलेगी या कोई जैसे अप्रोच लगा के या किसी की रिकमेंडेशन से नहीं मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने लगे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था। देखिए उन्होंने पहले जैसी जो सोच थी ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। उन्होंने इसको सबके लिए खुला रख दिया। अब इसके पीछे पर्पस क्या था, उनको अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना था, है ना। बाहर से कितने अपने ब्रिटिशर्स लेकर इंडिया में आएंगे, ज़्यादा भी नहीं ला सकते, है ना। तो वो इंडियंस को ही अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें एजुकेट कर ऐसा नहीं है कि उन्हें अनएजुकेटेड रखते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देकर अपने लिए काम करवा रहे थे। उसके बाद में सिलेक्शन जो बेस्ड है वो मार्क्स पर होता था, किसी की कास्ट या क्लास पर नहीं होता था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो है हमें कास्ट सिस्टम के प्रति या कोई किसी पर्टिकुलर क्लास के प्रति कि वो रिच है या वो पुअर है उसके प्रति हम उनको कोई मतलब नहीं था। उन्हें यह था कि हाँ उसने पास किया है वो एग्ज़ाम, उसकी मेरिट आई है, उसका अच्छा स्कोर हुआ है, तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जीक्यूटिव वर्क और जुडिशियल वर्क को सेपरेट रखा, ठीक है। पहले हम देखते थे कि कंबाइंड दोनों की वर्किंग होती थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने जो एग्जीक्यूटिव वर्क यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग रखा, और जो जुडिशियल वर्क यानी जो जस्टिस से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जितने भी डिसीजंस हैं, उन्हें बिल्कुल अलग रखा। फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर कर दिया था। रूल्स थे प्रमोशन के, कैसे नहीं कि आप अपनी मन मर्जी से प्रमोट कर दिया, नहीं, उसके कुछ सर्टेन गाइडलाइंस थी, सर्टेन नॉर्म्स थे, सर्टेन रूल्स थे। पेंशन रूल्स भी था, सर्विस रिकॉर्ड्स भी था कि भाई उसने इतने साल सर्विस की है तो कब से कब तक की है, उसको क्या बेनिफिट हो सकता है, या उसने अपनी सर्विस में कितना काम किया है। तो ये सब उसका एक वेल स्ट्रक्चर्ड इंडियन सिविल सर्विस का
प्लेटफॉर्म रखा उसने। उसके बाद हम आते हैं रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स। तो इसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन्स था, ठीक है। रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ, हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं, कम है तो क्यों है, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है तो हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इन सब पर भी उसने कंसंट्रेट किया। रेगुलर इंस्पेक्शंस होते थे पहले। तो हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस, आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ज़मींदार वगैरह जो हैं, जो बीच वाले जो लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर टाइट रेस्ट्रिक्शंस रखते थे, अपनी मन मर्जी से जिसको जैसा मन लगता वैसा रेवेन्यू कलेक्ट करते। लेकिन अब जो है वो एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन हो गया था, कंट्रोल हो गया था कि किस तरह से हमारा जो है ब्रिटिशर्स को फंड मिलेगा या हम फंड कैसे रेज कर सकते हैं। लैंड सर्वेज होने लगे कि भाई फील्ड का मेजरमेंट होने लगा कि एक आदमी के पास या एक ज़मींदार के पास कितनी ज़मीन है, ठीक है। विलेजेस की मैपिंग होने लग गई। सॉइल का क्लासिफिकेशन होने लग गया कि अच्छा सॉइल है तो हम इसमें ये फसल उगा सकते हैं, मीडियम है तो हम इसको इस पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, बैड लैंड है तो यहाँ पर हम कुछ इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें या यहाँ पर कुछ हमारे ऑफिस वगैरह खोल दें, क्योंकि वो ज़मीन अगर यूज़ में नहीं आ रही तो उसे किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इन इरिगेशन होने लगा, यानी कैनाल्स वगैरह बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारी इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में, इंडियन थिंकिंग के अंदर लाने लग गए थे। लॉर्ड डलहौजी का जो पीरियड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा और नोट भी करके रखिएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी का जो पीरियड है उसे हम गोल्डन एज ऑफ एनेक्सेशंस भी कहते हैं, द पीरियड ऑफ मॉडर्न रिफॉर्म्स भी कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं, द एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो देखिए, यदि आपके एग्ज़ाम में इनसे जुड़े सवाल आ सकते हैं, जैसे किस ब्रिटिश ऑफिसर के समय को हम द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, तो आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो आपको लॉर्ड डलहौजी उसमें से सेलेक्ट करना है।